डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारकों के क्रम में यानी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के क्रम में आज हम लोग एम एन रॉय को पढ़ने वाले हैं। और ये जो आपके मानवेंद्र नाथ रॉय हैं, बेहद महत्वपूर्ण विचारक हैं। इनसे भी हम लोग राजनीतिक विचारक में उन्हीं को पढ़ना जो आपके परीक्षा के लिहाज से दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। सभी को नहीं पढ़ना, जो महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है, 95% रहती है, 100% उन्हीं विचारकों को पढ़ना है। तो आज हम लोग एम एन रॉय को पढ़ेंगे। बेहद महत्वपूर्ण विचारक, इनसे 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे। तो आइए आज एम एन रॉय को पढ़ते हैं बिना देर किए हुए। और चलते आपसे एक और रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक। और अगर आपको बीपीएससी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक। चलिए, मानवेंद्र नाथ रॉय यानी एम एन रॉय का आज पढ़ते हैं। मानवेंद्र नाथ रॉय का जन्म 6 फरवरी 1886 को बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ था। कब कहाँ हुआ था एम एन रॉय का जन्म? कि बंगाल के 24 परगना जिला में हुआ था 6 फरवरी 1886 को। एम एन रॉय अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त थे। इन्हें हावड़ा षड्यंत्र केस में एवं कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार भी किया गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक हावड़ा षड्यंत्र इनसे संबंधित और कानपुर षड्यंत्र केस इनसे संबंधित है। आरंभिक रूप में वे युगांतर एवं अनुशीलन समिति जैसे संगठनों से जुड़े थे, जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों में ये दोनों संस्थाएं बेहद महत्वपूर्ण थी और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी संस्था युगांतर और अनुशीलन समिति के सदस्य थे। एम एन रॉय के वैचारिक जीवन को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। जो उनके इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं या जो उनकी आइडियोलॉजी है, 3 चरणों में बांटा जा सकता है। कौन कौन है? जीवन के प्रथम चरण में वो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, यानी शुरुआती दौर में वो क्या थे? क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। जीवन के द्वितीय चरण में कट्टर मार्क्सवादी बन गए, द्वितीय चरण में कट्टर मार्क्सवादी हुए। और जीवन के तृतीय चरण में मार्क्सवाद का त्याग करके उन्होंने नव मानववादी होकर उभरे, यानी न्यू ह्यूमनिज्म उनका कंसेप्ट उन्होंने पकड़ लिया। फिर उसके बाद उनके जीवन क्रम तक की जो विचारधारा है एकदम बदल गई। एम एन रॉय एक विशुद्ध भौतिकवादी विचारक थे। क्या थे? विशुद्ध भौतिकवादी विचारक। उन्होंने भारतीयों की आध्यात्मिक श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकार दिया और उन्होंने इसे पोंगापंथ एवं पिछड़ापन करार दिया। देखिए, कई विचारक ये भी इनसे पहले जब हम जेपी साहब को पढ़े थे वो आध्यात्मिकता की बात करें, लेकिन उसी आध्यात्मिकता की श्रेष्ठता के सिद्धांत को इन्होंने नकार दिया। कह रहे क्या ये क्या पोंगापंथ और पिछड़ापन का कारण है, या इन्होंने इसको पिछड़ापन कहा। वे गांधी तथा नेहरू के कठोर आलोचक थे। ठीक। जो एक तरफ गांधी, जो पूरा देश लगभग आधे से अधिक लोग गांधी को मानते थे और यही गांधी के आलोचक भी हुए। मार्क्सवादी किस रूप में है मार्क्सवादी? एम एन रॉय ने रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना दिसंबर 1973 लिखी तथा उन्होंने द फिलोसफिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्न साइंस 1932-36 में नामक पांडुलिपि भी लिखी। ये दोनों किताबें इनकी बेहद महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए आप। एम एन रॉय के अनुसार भारतीय बोर्जवा ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ साठगांठ स्थापित कर ली है। ये भी कोट बार बार आपसे पूछा जाता है, किसने कहा कि भारतीय बोर्जवा समाज है या ब्रिटिश साम्राज्य के साथ इन्होंने अपने समझौता कर लिया है, इसलिए भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध केवल सर्वहारा वर्ग की क्रांति विकल्प है। उन्होंने अपनी रचना द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स जो 1920 में लिखी, कहा कि भारत में सर्वहारा किसानों को सम्मिलित करके क्रांति की जाएगी। एम एन रॉय ने भारतीय इतिहास का वर्गीकरण विश्लेषण करते हुए कहा कि भारत में सामंतवादी अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे विनाश हो रहा है। एम एन रॉय ने अपनी रचना इंडिया इन ट्रांजिशन, बेहद महत्वपूर्ण रचना है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है इस पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया इन ट्रांजिशन जो कि 1922 में इन्होंने लिखा, भारतीय समाज एवं इतिहास का वर्गीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारत में पूंजीवादी विकास हो रहा है। एम एन रॉय के अनुसार 1857 का विद्रोह सामंतवादी ताकतों द्वारा पुनः अपनी सत्ता हथियाने का प्रयास था। देखिए, ये
कैसे कह रहे हैं, जो 1857 की क्रांति है, जो जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं, उन्होंने उसको क्या कहा कि सामंतवादी ताकतों द्वारा पुनः अपनी सत्ता स्थापने का प्रयास था। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन द्वारा प्रत्येक संवैधानिक सुधार बुर्जुआ वर्ग को खुश करने के लिए, जिससे भारत में शोषण बरकरार रखा जाए। उन्होंने भारत में साम्यवादी क्रांति का बड़ा उद्देश्य बताते हुए कहा कि भारत की क्रांति पूरी दुनिया में साम्यवादी क्रांति के लिए महत्वपूर्ण है। और उनकी क्या कौन कौन सी रचना है, जरा देखिए, इंडियन ट्रांजिशन, ये भी महत्वपूर्ण है, न्यू ह्यूमनिज्म, अ मैनिफेस्टो, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, साइंटिफिक पॉलिटिक्स, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन चाइना, मटेरियलिज्म एंड आउटलाइन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक थॉट, और न्यू ह्यूमनिज्म मैनिफेस्टो भी आपको पता होना चाहिए। ये सभी रचनाएं उनकी बेहद महत्वपूर्ण और बार बार आपसे पूछा जाता है, कोई ना कोई एक पुस्तक का नाम उनसे जरूर पूछा जाएगा। एम एन रॉय के विचारों में परिवर्तन किस प्रकार होता है, देखिए, एम एन रॉय अपनी युवावस्था में क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिए। एम एन रॉय ने वर्ष 1915-16 में सशस्त्र क्रांति के द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मुक्त कराने हेतु योजना तैयार की, जो सफल नहीं हो सकी। वर्ष 1918 के बाद उन्होंने समाजवाद का अध्ययन किया तथा अपना नाम मानवेंद्र नाथ रॉय, पहले मानवेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, और मानवेंद्र नाथ भट्टाचार्य से उन्होंने अपना नाम मानवेंद्र नाथ रॉय कर लिया था तथा वर्ष 1920 में स्वयं को समाजवादी घोषित किया। वर्ष 1929 में कुछ समाजवादी सिद्धांतों के विरोध के कारण उन्हें वर्ष 1929 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिंटन से निष्कासित कर दिया गया। वर्ष 1930 में कानपुर षड्यंत्र के तहत उन्हें 6 वर्ष की सजा हुई, जहाँ जेल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण दार्शनिक रचनाएं लिखी तथा जेल से निकलने के बाद उन्होंने समाजवाद को पूर्णतः त्याग दिया और क्रांतिकारी मानववादी विचारक बन गए, रेडिकल ह्यूमनिज्म बन गए। कांग्रेस के प्रति इनका दृष्टिकोण क्या था, या कांग्रेस के प्रति इनका क्या विचार या रुख था? उन्होंने कांग्रेस को एक बुर्जुआ संगठन माना। उन्होंने भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में कांग्रेस का सहयोग करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस से सहयोग के मुद्दे पर उनमें और लेनिन में मतभेद थे, क्योंकि लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में बुर्जुआ वर्ग यानी कांग्रेस को साथ लिया जा सकता है। एम एन रॉय एवं लेनिन के मध्य क्रांति की राजनीति में मतभेद हुआ। एम एन रॉय ने वर्ष 1925 में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना की तथा उन्होंने मैक्सिको में भी साम्यवादी दल की स्थापना की। भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष को लेकर व्लादिमीर लेनिन व एम एन रॉय के बीच मतभेद थे। एम एन रॉय के अनुसार भारत में साम्यवाद है तथा वे साम्यवादी क्रांति कर सकते हैं, इसलिए बुर्जुआ वर्ग यानी कांग्रेस का साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग नहीं लेना चाहिए। जबकि भारत में एक अन्य साम्यवादी नेता सुरेंद्रनाथ टैगोर ने लेनिन को बताया कि भारत में साम्यवाद बहुत कम है। सुरेंद्रनाथ टैगोर के अनुसार भारत में केवल दर्जन भर साम्यवादी हैं। अतः व्लादिमीर लेनिन ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में कांग्रेस को साथ लेने का समर्थन किया, परंतु एम एन रॉय ने इसका विरोध किया। व्लादिमीर लेनिन ने क्राफ्ट्स थीसिस ऑन द नेशनल एंड द कॉलोनियल क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है। एम एन रॉय का नव मानववाद का विचार यानी आमूल मानववाद व वैज्ञानिक एकात्म मानववाद। नव मानववाद के अंतर्गत एम एन रॉय द्वारा निम्नलिखित विचारधाराओं का खंडन किया गया। कौन कौन सी विचारधाराओं का खंडन करते हैं, आइए देखते हैं। गांधीवाद के आध्यात्मिक व धार्मिक आधार की उन्होंने आलोचना की। संसदीय लोकतंत्र मान्यताओं का खंडन किया और संसदीय लोकतंत्र को विनम्र अधिनायकवाद कहा। फांसीवाद एवं नाजीवाद को उन्होंने विरोध किया। भारतीय दार्शनिक परंपरा की आलोचना की तथा वेदांत दर्शन को उन्होंने रूढ़िवादी माना। साम्यवादी विचारधारा को भी अस्वीकृत कर दिया, जिसके वे पहले समर्थक थे, एवं वर्गीय विश्लेषण को भी अस्वीकृत कर दिया उन्होंने। साम्यवाद का खंडन कैसे किया इन्होंने? साम्यवादी विचारधारा का खंडन करते हुए एम एन रॉय ने आर्थिक नीतिवाद की संकल्पना को नकार दिया तथा कहा कि यह संकल्पना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि संस्कृति, धर्म एवं दर्शन का निर्धारण अर्थव्यवस्था द्वारा नहीं होता है। मार्क्स के वर्गीय विश्लेषण को नकारते हुए एम एन रॉय ने कहा कि वर्ग के सदस्य के रूप में व्यक्ति का चित्रण करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता का लोप हो जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की आलोचना करते हुए एम एन रॉय ने कहा कि वणिक वर्ग के उदय एवं पुनर्जागरण के मध्य कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
एम एन रॉय ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया। एम एन रॉय के अनुसार अतिरिक्त मूल्य के अभाव में कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। नव मानववाद का आशय क्या है? एम एन रॉय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। एम एन रॉय ने रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन नामक रचना लिखी। बेहद महत्वपूर्ण, बेहद फेमस पुस्तक है ये, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन, जो कि उन्होंने 1952 में लिखा। बेहद महत्वपूर्ण रचना इनकी। नव मानववाद का विचार यूरोपीय पुनर्जागरण से प्रभावित है। जीवन के तृतीय चरण में एम एन रॉय नव मानववादी होकर उभरे। नव मानववाद के दर्शन के दो आधार हैं, एक स्वतंत्रता और दूसरा नैतिकता। एम एन रॉय ने नव मानववाद में व्यक्ति को केंद्र में रखा। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं नैतिकता महत्वपूर्ण है। एम एन रॉय के अनुसार उदारवाद में दल ने स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया तथा मार्क्सवाद ने स्वतंत्रता का दमन वर्ग के आधार पर किया। अतः स्वतंत्रता न मार्क्सवाद में मिलेगी, नहीं उदारवाद में। स्वतंत्रता नव मानववाद में मिलेगी। नव मानववाद में सभी सामाजिक संस्थाओं का केंद्र बिंदु मानव है। एम एन रॉय के अनुसार मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है। ये कोड भी आपको याद रखना कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है। नव मानववाद के अंतर्गत समाज और व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई विरोधाभास नहीं है, यदि समाज के निर्माण में व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। उन्होंने नव मानववाद में समाज के आर्थिक पुनर्गठन तथा शिक्षा पर बल प्रदान किया। वैज्ञानिक ज्ञान पर भी अत्यधिक बल दिया। मानव को उन्होंने क्या माना है? नैतिक माना है। क्रांति शिक्षा एवं सहमति के द्वारा होगी। क्रांति जो है किसके द्वारा होगी? तो शिक्षा एवं सहमति के द्वारा होगी। बहुलवादी समाज का समर्थन उन्होंने किया। विकेंद्रित राजनीतिक प्रणाली एवं दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन किया है। दलविहीन लोकतंत्र के समर्थन करने वाले जेपी और मानवेंद्र नाथ रॉय। प्यारे दोस्तों, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, हम लोग लगातार बीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए जो बेटर कंटेंट है, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, उन तमाम टॉपिक को हम लोग क्लियर कर रहे हैं और लगातार एमसीक्यूज का प्रैक्टिस भी सॉल्व कर रहे हैं। और बेहद महत्वपूर्ण, आप चाहें तो देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण है कि एकदम टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस और लगातार जैसे किस प्रकार आपका सिलेक्शन हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए आगे देखते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपको याद रखना चाहिए कि द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, इसके राइटर कौन है? क्विंटन स्किनर। और लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। बार बार आपसे पूछा जाता है, चाहे वो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस हो या यूजीसी नेट या हायर के एग्जाम में पूछा जाता है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइकल सैंडल हैं। डेमोक्रेटिक थियरी देखिएगा, पुस्तक आपसे पूछा जा चुका है। जियोनी सार्टोरी इसके लेखक हैं। फिलॉसफी एंड द ह्यूमन साइंसेज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स टेलर हैं। डेमोक्रेसी पुस्तक के अर्बलेस्टेन है, एंथनी अर्बलेस्टेन, ये डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ये देखिए, ये भी पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। ये पुस्तक है सीवी मैकफर्सन की। पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थियरी, ये किसकी पुस्तक है? तो कैरल बैटमैन की पुस्तक है, पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थियरी। आप इन पुस्तकों को एक जगह नोट कर लीजिए, इस सारी पुस्तकें बेहद महत्वपूर्ण हैं। मॉडर्न्स ऑफ डेमोक्रेसी, देखिए ये भी कितनी महत्वपूर्ण है, डेविड हेल्ट की रचना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ आप चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए ताकि आपकी तैयारी और धारदार और पक्की हो सके। देखिए इस समय बेहद महत्वपूर्ण है ताकि आप जितना आप रिवाइज कर सकें, आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस सेट पे सॉल्व कीजिए। आप ईमानदारी से पढ़िए, जरूर सिलेक्शन होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका सिलेक्शन हो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।